नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। सेना में पुरानी भर्ती को लेकर आखिर क्यों है युवाओं में रोष? अग्निपथ आने के बावजूद युवा क्यों नहीं है खुश? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इस विशेष कार्यक्रम में ऋतिक भारद्वाज जी, जो कि एस्पिरेंट है एयरफोर्स के, और साथ ही मोहित रावत जी, ये भी सेना की तैयारी कर रहे हैं। मोहित जी, ऋतिक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज शांतनाद में। ऋतिक जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी कि सेना की पुरानी भर्ती को लेकर आपकी क्या शिकायत है सरकार से? क्यों हैं आप उनसे नाराज? मैम देखिए, जो सेना की पुरानी भर्तियाँ थी, उसके अंदर क्या था कि 2019 में जो भर्तियाँ निकली थी, यानी कि कोरोना काल से पहले जो भर्तियाँ निकली थी, जिनकी प्रक्रिया शुरू की गई थी और उस प्रक्रिया को कोविड के टाइम के दौरान ही पूरा किया गया था। जैसे कि हमारी एयरफोर्स की भर्ती की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली तो 2019 के नवंबर में फॉर्म निकले थे और दिसंबर में वो भरे गए, दिसंबर-जनवरी में, और उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की गई 2020 के अंदर। और 2021 में हमारी फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई थी मई महीने के अंदर। उसके बाद भी 1.5 साल तक हमारे जॉइनिंग लेटर्स नहीं इश्यू किए गए मैम। भर्ती पूरी हो जाने के बाद भी हम लोग सभी लोग सेलेक्टेड थे, उसके बाद भी जॉइनिंग लेटर्स 1.5 साल तक हमें नहीं दिए गए। हर महीने जो डिले का रीज़न डाला गया वो कोविड डाला गया। कोविड खत्म होने के बाद भी सेम रीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, बार-बार 30 मई तक 2021 तक वो रीज़न दिया गया। उसके बाद आप सभी को पता है कि जून के अंदर जो अग्निपथ स्कीम है वो लागू कर दी गई और पुरानी भर्तियों को जैसे का तैसे वहीं पे छोड़ दिया गया। तो मैम हमारी समस्या यही है कि उन भर्तियों को उस तरह से क्यों छोड़ा गया? या तो वो लोग अगर उनको कैंसल ही करना था तो वो भर्ती करवाई ही क्यों गई? अगर ठीक है चलो करवा भी दी गई तो 1.5 साल तक उन्होंने हमें धोखे में क्यों रखा कि आपकी भर्तियाँ पूरी की जाएँगी, आपकी भर्ती डिले है या फिर आपकी जॉइनिंग जो है वो डिले है। तो ये हमारी समस्या है मैम जो मेन है। कि हमको एक जी, तरह से तो धोखे में रखा गया कि आपकी भर्ती डिले है बोल के, और हर महीने मैम 12 महीने तक हर महीने लगातार महीने की आखिरी तारीख को एक नोटिस आ जाता था वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे एयरफोर्स कि योर एनरोलमेंट, योर जॉइनिंग इज़ डिले। हमारी भर्ती के बाद भी एक भर्ती चालू की गई एयरफोर्स के अंदर, जैसे कि हर 6 महीने में एक भर्ती होती थी, साल में 2 भर्तियाँ की जाती थी एयरफोर्स द्वारा। तो हमारी भर्ती के बाद भी एक भर्ती चालू की गई जिसमें बच्चों का एग्ज़ाम करवाया गया। 2021 के अंदर जुलाई महीने में बच्चों का एग्ज़ाम करवाया गया। एग्ज़ाम अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया, लेकिन उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आज की डेट तक मैम पब्लिश नहीं किया गया एयरफोर्स की तरफ से। और अब वो लोग बोलते हैं कि अब जितनी भर्तियाँ होंगी, केवल अग्निपथ के तहत होंगी। मैम हमें अग्निपथ से शिकायत नहीं थी। अग्निपथ वो लोग अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन हमें क्यों लटका के रखा गया? हमें जी, उसका रीज़न बिल्कुल। आज तक समझ नहीं आया। बिल्कुल, मोहित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैम आंदोलन तो अब नहीं कर रहे, हमारा जो रुख है अब कोर्ट की तरफ है, हमारा जो भरोसा है ओनली कोर्ट पे रहा है। आंदोलन क्या हुआ, एक बार हमने 8 फरवरी को राजनाथ जी जो डिफेंस मिनिस्टर है उनसे हमारी मीटिंग हुई जी, थी। हमने उनको अपना सारा सिचुएशन बताया कि सर हमारी जो भर्ती है कंप्लीट हो चुकी है, हमारी बस ज्वाइनिंग रहती है। हमारी जो लिस्ट थी वो 2021 मई में आ चुकी थी और अब तक 8 महीने हो गए हैं, जब तक फरवरी में 8 महीने हो गए और हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो हमें उसी समय राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करें, अब अपने घर जाएँ सभी बच्चे और आपकी जो जॉइनिंग है और जो आर्मी का एग्ज़ाम है, ये हम 1 या डेढ़ महीने में हम कंप्लीट करवा देंगे। तो हम ऊँचे पोस्ट समझते हैं, हमें हमें लगता है सबसे बहुत बड़ी पोस्ट होती है डिफेंस मिनिस्टर की, तो हम सबने भरोसा करके हम सब अपने घर वापस आ गए थे। उसके बाद 2-3 महीने बाद हमें खबर आती है कि है ना, पुरानी भर्ती सारी कैंसल कर दी गई है और जो अगली जो भी जॉइनिंग होगी एयर फोर्स में, नेवी में या आर्मी में, वो अग्निपथ के द्वारा होगी। तो उसके बाद हमने अपना कोर्ट का रुख किया था मैम। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऋतिक जी, जैसा कि मोहित जी ने बताया आप हुँ, राजनाथ हुँ। सिंह जी के पास भी गए थे और कुछ नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा निकला। तो क्या दोबारा आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? और साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? मैम 2017 के बाद हमने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि हमने 12th पास कर ली थी अपनी, तो साथ में हम अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे और साथ में ही अपनी एयर फ़ोर्स की तैयारी कर रहे थे। तो मैम इस तैयारी के चलते-चलते ही हमने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, और मैम ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम एक बार में किसी का क्लियर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि फिज़िकल में बच्चे आउट हो जाते हैं, कई बार बच्चे जीडी के अंदर आउट हो जाते हैं। आपको पता है कि ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें स्टेजेज़ होती हैं कई सारी। कोई बच्चा फर्स्ट स्टेज में आउट होता है क्योंकि लाखों बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठते हैं और वैकेंसी बिल्कुल गिनी-चुनी होती हैं।
तो वहाँ पे कई बच्चे अलग-अलग स्टेज में आउट हो जाते हैं। तो अब की बार हम सब लोग जितने भी प्रेज़ेंट हैं, उन सभी ने सारी स्टेजेज़ पार कर ली थी। उसके बाद ये स्टेज क्लियर करके हम जॉइनिंग के लिए वेट कर रहे थे। इसके लिए मैम हमने बहुत टाइम वेट किया, डिले होता गया। हमने स्टार्टिंग में सोचा कि थोड़ा बहुत डिले है बिकॉज़ कोविड का रीज़न था, तो हम भी इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे कि भई कोविड है तो चलो सभी की हेल्थ का सवाल है। तो हमने वेट किया काफ़ी, उसके बाद हमने ट्विटर कैंपेन भी किया जब बहुत ज़्यादा समय हो गया ना, जब बिल्कुल पेशेंस का लेवल पार हो गया, हमने ट्विटर कैंपेन भी किया। हम लोगों ने आर्मी वालों के साथ मिलके, एयर फोर्स, नेवी वालों के साथ मिलके सबने ट्विटर कैंपेन में हैशटैग ट्रेंडिंग 1 पे भी चलाया 2-3 बार। फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स, सिंगल रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आया। हमने मिनिस्ट्री को, एयर फोर्स को, आर्मी को लेटर्स भी लिखे, वहाँ से भी कुछ नहीं आया। हमने आरटीआईज़ डाली, आरटीआई के अंदर भी कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिला हमें। उसके बाद हमने जंतर-मंतर पे भी धरना दिया। वहाँ से भी हमें केवल यही आश्वासन दिया गया कि ठीक है, हमने आपकी बातें सुन ली है और आपकी समस्या को जल्दी दूर किया जाएगा। फिर भी मैम 6-6 महीने बीत जाते हैं, कोई सिंगल पॉजिटिव होप वहाँ से नहीं दिखाई देती है। इनफैक्ट जब डिफेंस मिनिस्टर भी हमको होप देते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं और आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने इतना भी कहा कि आपकी समस्या बिल्कुल सही है और आप अपनी जगह पे सही हो, आपकी जॉइनिंग बिल्कुल मिलनी चाहिए और 1 महीने में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद भी, इतना कहने के 3 महीने बाद भी कोई समाधान नहीं होता है और जून महीने के अंदर अग्निपथ जारी कर दी जाती है और उन्होंने चलो नई योजना लागू की तो की, लेकिन इतना तक उन्होंने प्लान नहीं किया, जो भी योजना बना रहे थे, जो भी उनके पॉलिसी मेकर्स थे, कि इसको लागू करेंगे तो पिछली भर्तियों पे क्या असर पड़ेगा? बिकॉज़ उन्होंने तो बोला ना कि पायलट प्रोजेक्ट है, हम एक्सपेरिमेंटल लागू कर रहे हैं, जवानों पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। ठीक है, वैसे सेना एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है, बट अगर वो अच्छे के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम उन्हें ये तो देखना चाहिए कि हम लागू करेंगे तो पुरानी भर्तियों पे क्या बुरा असर पड़ेगा? हमने जो भर्तियाँ शुरू कर रखी हैं, जिस जिस चीज़ के लिए, जिन भर्तियों के लिए हमने हज़ारों युवाओं को बैठा रखा है कि हम आपको जॉइनिंग देंगे, उनका क्या हुआ? उनके बारे में तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। या तो बात ये है कि पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में ये चीज़ थी ही नहीं कि ऐसे भी ब युवा बैठे हुए हैं कोरोना के अंदर, कि जिनकी जॉइनिंग रोक रखी है हमने। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। आप ये सोचिए कि मैम 2 साल में जब ट्रेनिंग सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं, जिसमें कि 4 बैच एयर फोर्स के जॉइनिंग करके, ट्रेन करके सेना के अंदर जा सकते थे एयर फोर्स के अंदर, तो क्या वहाँ पर कमी नहीं होगी सोल्जर्स की? आप ये बताइए। जब 2 साल ट्रेनिंग सेंटर खाली रह गए तो कहीं न कहीं एयर फोर्स में सोल्जर्स की कमी तो होगी ना। अब क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं उठता है? लोग ये तो सोच रहे थे कि ये लोग तो नौकरी माँग रहे हैं। नौकरी नहीं माँग रहे मैम, ये फ़ौज की वर्दी का एक जुनून होता है। हम करने को और कुछ भी कर सकते थे। हम भी साइंस बैकग्राउंड से, बायो विद मैथ्स थी मेरे पास। मैं 12th साइंस बैकग्राउंड से पास आउट हूँ, 90% मेरे मार्क्स थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हूँ मैं फर्स्ट डिवीज़न में। कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनना, हमें सेना में जाना है, हमें एयर फोर्स में जाना है। इसलिए हम 1 साल, 1.5 साल से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। जिनको जाना था दूसरी चीज़ों में वो जा चुके होंगे, लेकिन जो वेट कर रहे हैं वो केवल और केवल एयर फोर्स या आर्मी के अंदर ही जाना चाहते हैं। ये बात नेताओं को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो पोस्ट पर, डिफेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट पे या कहीं भी बैठे हुए, उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कम से कम इतना तो समझना चाहिए था ना कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे पुरानी भर्तियों को और नई भर्तियों को। बट ये चीज़ उन्होंने देखी नहीं, मैं बिल्कुल भी नोटिस नहीं की और हमने बार-बार नोटिस करवाई, उसके बाद भी नोटिस नहीं कर रहे हैं। आज की डेट तक भी 6 महीने हो चुके हैं, कोर्ट के अंदर भी केस चल रहा है। कोर्ट भी बोल रहा है कि आप लोगों ने क्यों कैंसल की? वो लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। कभी उनकी तरफ से बयान आता है कि भई कोविड के कारण नहीं कर पाए। मैम, आप ये बताइए कि जब हमारी पूरी प्रक्रिया ही कोविड के अंदर हुई, मास्क लगा के और सारे सैनिटाइज़र वगैरह जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं वो यूज़ करते हुए हमारी पूरी भर्ती प्रक्रिया करवाई गई, जिसके अंदर लाखों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो क्या अब जो सेलेक्टेड कुछ कुछ हज़ार बच्चे जो सेलेक्टेड हैं, उनको जॉइन करवाने में कोविड कहाँ से आड़े आ रहा है? जब लाखों बंदों की, जब पॉलिटिकल रैलीज़ होती हैं, इलेक्शंस होते हैं इतने बड़े लेवल पे, यूपी के इलेक्शन इतने बड़े लेवल पे हुए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस इतने बड़े लेवल पे हुए, हिमाचल के इलेक्शंस इतने बड़े लेवल पे हुए, राजस्थान के इलेक्शंस हो रहे हैं। हर जगह अब देखिए, अभी भी गुजरात के इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जो आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलीज़ है उसके अंदर कोविड आ रहा है? बाकी कहीं पे कोविड नहीं आ रहा मैम। हमें तो ये चीज़ें समझ नहीं आती कि ये कहाँ से लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं इनके। जी, बिल्कुल मोहित जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी कब कितने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे? क्या आपने भी 10th या 12th के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी थी? साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अग्निपथ योजना के तहत आपके जो रिज़ल्ट हैं, जो जॉइनिंग है, इसमें देरी की गई है या इसकी वज़ह से कोई समस्या उत्पन्न हुई है? थैंक यू मैम। मैम, मैं भी 2017 से ही तैयारी कर रहा हूँ। हमारी जो 12th हुई थी, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी होती है 12th लेवल, 12th क्लास पास होनी चाहिए
और विद 50% ग्रेजुएट उसमें होनी चाहिए इंग्लिश में, 50% बाकी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो 2017 से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता मैम कि एक बारी में ना हम एग्जाम दिया और क्लियर हो गया। लाखों बच्चे बैठते हैं, लगभग 2,500-3,000 वैकेंसी होती है, और है ना कम से कम 6 से 7 लाख बच्चों की एग्जाम सेटिंग होती है। उसमें मैम कभी मेडिकल में एग्जाम में आउट हो जाते हैं, मेडिकल में आउट हो जाते हैं। मैं अपना बताऊं, मैं पहले 2 बार इसमें एग्जाम में आउट हो चुका हूँ रिटर्न में, और एक बार मैं इसमें जो थर्ड लास्ट स्टेज में मेरिट आती है, एक रैंक मिलती है जो है ना लास्ट सारे स्टेज कंप्लीट होने के बाद रैंक मिलती है, उसमें मैं मेरिट आउट हो चुका हूँ। इसके बाद मेरी जो रैंक इस बार जो एनरोलमेंट है हमारी जो डिले कर दी है इन्होंने, कैंसिल कर दी, इसमें मेरी जो रैंक थी अंडर 1000 थी। मतलब ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे पेपर देने बैठे थे उसमें मेरी अंडर 1000 थी, मतलब 900 कुछ रैंक थी, जिससे मुझे कंफर्म था इसमें मेरी ज्वाइनिंग तो होनी थी। लेकिन पिछली बार मैं रैंक की वजह से आउट हो गया था। और ये जो अग्निपथ का आप बता रहे हो, अग्निपथ में है ना मैम, हमें अग्निपथ से कोई मतलब नहीं था। हमारा जो मैटर था ये है ना पुरानी भर्तियों को लेके था। और मैम ऐसा नहीं है कि अग्निपथ से है ना बच्चे दूसरे हो गए, बच्चे वही है। अभी एलिजिबिलिटी पहले थी 12th पास 50%, अब भी वही है। सिलेक्शन प्रोसेस था, पेपर होता था, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, मेरिट, अब भी वही प्रोसेस है एज इट इज मैम। एक फुल स्टॉप का भी चेंज नहीं हुआ है, ना सिलेक्शन प्रोसेस में ना बच्चों में। बस चेंज इतना हुआ है कि है ना पहले 20 साल जॉब होती थी, अब 4 साल जॉब हो गई है। और उसमें भी जो बाकी 25% होंगे उनकी भी 20 साल ही की जाएगी। इसमें कुछ फर्क नहीं, चेंज नहीं किया गया मैम अग्निपथ से। जी क्राइटेरिया बिल्कुल, सारे मैं सेम रखे गए हैं अग्निपथ में मैम। बिल्कुल, मैं ऋतिक जी आप ही से जानना चाहूँगी कि अग्निपथ को आप कैसे देखते हैं? अग्निपथ में क्या आप लोगों ने जो तैयारी की थी, वहाँ आपका नहीं हो पाया, तो अग्निपथ में आप लोगों ने ट्राई करने के बारे में सोचा है या क्या इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं मैम, अग्निपथ में ऐसा है कि अगर किसी को अच्छा लगता है, अग्निपथ अट्रैक्टिव लगता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। बिकॉज हमें ये अच्छा नहीं लगता मैम। अगर हमारा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए कि आपको परमानेंट की जगह अग्निपथ जी, में भेज दिया जाए, तो मैम हम उसमें नहीं जाना चाहते। बिकॉज एक तो वहाँ पे हम अनस्किल्ड होंगे। ये हमारी जो एयरफोर्स के अंदर ट्रेनिंग होती है वो लगभग लगभग 1.5 से 2 साल की होती है, जब हम एक स्किल्ड सोल्जर बनते हैं। बट अग्निपथ में वो कंप्लीट सोल्जर नहीं बनाएंगे। वो केवल एक बेसिक ट्रेनिंग देके 6 महीने की, उसके बाद आपको कोई ना कोई काम दे देंगे, उसके अंदर ट्रेड दे देंगे, वो आपको करनी है। एक आप स्किल्ड लेवल का सोल्जर नहीं बना पाएंगे अग्निपथ के अंदर। बिकॉज 6 महीने की ट्रेनिंग को आप 2 साल की ट्रेनिंग से कंपेयर किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैम जॉब सिक्योरिटी की है, कि अगर जहाँ पे हम एक अच्छे सोल्जर बनते हैं, सेना को जान पाते हैं कि सेना के अंदर कैसे काम किया जाता है, क्या हमारी टेक्निक्स होती हैं, क्या हमारे यहाँ पे स्किल लेवल होता है, सारी चीजें जब तक हम जान पाएंगे तब तक तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। बिकॉज कुछ बंदे ऐसा कहते हैं कि भाई आप लोग परमानेंट हो जाओ। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो जा रहे हैं, जो सेलेक्ट हो रहे हैं, वो लायक नहीं है। 100 के 100 बच्चे जा रहे हैं तो वो 100 के 100 बच्चे लायक है, उसमें से केवल 25% आप किस बेसिस पर सेलेक्ट करोगे? क्या आप ये कह दोगे कि जो 75 निकले हैं वो नालायक हैं? अगर आप ऐसा कह दोगे तो उन 75 बच्चों को जो बाहर निकले हैं उनको कौन वहाँ पे अप्रिशिएट करेगा कि भाई ये जो निकल गए हैं ये कूड़ा है, कचरा है, या फिर ये भी अग्निवीर भी लायक हैं? कल को कोई ऐसा टैग नहीं देगा। बिकॉज सब यही बोलेंगे कि अगर आप लायक होते तो सेना आपको रिटेन करती। दूसरी बात मैम कि यहाँ पे जो वैकेंसीज थी, पहले जो नॉर्मल वैकेंसीज 5,000 एक इंटेक में रहती थी एयरफोर्स की, इस टाइम पे अभी अग्निवीर की एनरोलमेंट आउट हुई है, वहाँ पे 2850 बच्चों को मेन लिस्ट में सेलेक्ट किया गया है। तो 5,000 की जगह जो वैकेंसी थी वो 2850 कर दी गई है। इसका 25% आप निकाल लो, शायद से रफली कितना बैठेगा मैम? 700 बंदे भी पूरे नहीं हो रहे मैम। 700 बंदों के आसपास रफली बैठेगा 25% अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या केवल 700 बच्चे ही लायक हैं सेना में परमानेंट होने के? क्या इससे पहले जो 75% की भीड़ ली जा रही थी वो लायक नहीं है, वो बर्डन है सेना के ऊपर? क्या ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाहते हैं? तो मैम जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल को हम भी अभी हम 21-22 साल की उम्र में रिक्रूट होंगे, 4 साल बाद 25-26 साल की उम्र के अंदर हम बाहर निकाल दिए जाएंगे, तो हमारे पास ऑफिसर रैंक का भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी। बिकॉज जितनी भी ऑफिसर रैंक की होती हैं जॉब्स वो 24 साल तक की एज लिमिट के अंदर होती है सेना के अंदर। बचेगा हमारे पास केवल और केवल सिपाही रैंक का ऑप्शन, जिसके अंदर हमसे पहले भी जितने बच्चे होंगे वो 21 साल और 23 साल तक की एज लिमिट में जा चुके होंगे। हमारे पास ले दे के कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं बचेगा। केवल पैरामिलिट्रीज में जहाँ पे BSF CISF होंगी, वहाँ पे भी सोल्जर रैंक के अंदर केवल 10%, केवल 10% वहाँ पे
जो रिजर्वेशन है वो हमारी दी जाएगी। अभी भी कितनी भर्ती आती है मैम, अभी बीएसएफ की भर्ती आई थी, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की, वहाँ पे 410 वैकेंसीज है मैम। उस 410 वैकेंसीज में अगर आप 10% या 20% भी रिजर्व कर दोगे तो भी 40 या 50 बंदे ही तो नौकरी ले पाएंगे। जो यहाँ पे 3000 में से जो 2500 बच्चे बाहर हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे मैम? आपके पास पहले ही वैकेंसीज की और अपॉर्चुनिटीज कितनी कमी है, और आप हर साल हर 6 महीने में 75% को फिर से बेरोजगार करके निकाल रहे हो। आप ये देखिए ना, पहले से कम वैकेंसीज और उसके अंदर से भी 75% आउट होंगे। तो मैम हमें इसमें अपना फ्यूचर सिक्योर बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जहाँ पे हम लोग नॉर्मली रिक्रूट होके ये सोचते हैं कि देश की सेवा कैसे करनी है, देश की सिक्योरिटी कैसे करनी है, कैसे अपने आप को स्किल्ड बनाना है, कैसे अपने आप को बिल्कुल उस अप टू द मार्क बनाना है कि हम सेना के लायक हो जाएं। वहाँ पे बच्चे ये सोचेंगे कि 2 साल बाद बाहर निकलेंगे, 3 साल बाद बाहर निकलेंगे तो फिर क्या करना है, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। फैमिली की सिक्योरिटीज भी होती है मैम कि अब जवान बच्चे को जिस उम्र में वो ग्रेजुएशन कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, सरकारी नौकरी की या प्राइवेट में अगर कोई बिजनेस करेगा तो 4 साल में उसका बिजनेस बिल्कुल चल सकता है मैम अच्छे से। लेकिन अगर 4 साल वो सेना को दे के आएगा और फिर एकदम से जीरो पे आके खड़ा हो जाएगा ना, बिकॉज आप ये जानते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर 6 महीने भी पढ़ाई छोड़ देता है तो वो सेना से एकदम से अगर जीरो कोई हो जाएगा 4 साल में आता है तो वो 0 पे कैसे होगा? मैं ये जानना चाहूँगी। मैम। वो जीरो पे इस तरह से होगा बिकॉज केवल और केवल सेना में होने के कारण कोई भी उसे रिक्रूट नहीं करेगा। उसकी स्किल उसके पास होनी चाहिए, और कोई भी स्किल हो उसके बाद भी उसे किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। अगर वो फॉर एग्जाम्पल सीआईएसएफ का एग्जाम भी देने बैठता है तो एग्जाम के अंदर उसे बैठना पड़ेगा। और मैम ऐसा भी नहीं है कि सीआईएसएफ की भर्तियां हमारे यहाँ पे रेगुलर आ रही हैं। अभी मैं नहीं, मैं एग्जांपल देता आपसे हूँ ये जान 2018 आपकी की। सारी बातें मैं समझ रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर 4 साल सेना में कोई जी, जाके कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, तो क्या वो 0 पर आकर स्टैंड करेगा? बिल्कुल मैम, क्या वो वहाँ से बिल्कुल कुछ जीरो सीख पे कर करेगा नहीं आएगा? मैम। सीख के आएगा वो, वहाँ पे अगर आर्म्स चलाना भी सीखता है तो उसकी वैल्यू कहाँ पे है? हम सोसाइटी में कहाँ आर्म्स यूज करते हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलना चाहूँ, बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के अंदर ही वो स्किल वहाँ पे लागू होगी उसकी, बाकी किसी में लागू नहीं होगी। जो मैम ये बिना जो एंट्रेंस एग्जाम के जो अग्नि जॉब उसे मिल सकती है वो केवल सिक्योरिटी गार्ड की है। और मैम अगर वो 0 पे सीआईएसएफ ऐसा में या होगा। किसी भी मिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहता है, पैरामिलिट्री में, उसे एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और मैम आप ही बताइए कि 4 साल जो बच्चा, जो लड़का 12th पास करने के बाद पढ़ाई से बिल्कुल जीरो कनेक्शन में रहा है, वो कैसे किसी एंट्रेंस एग्जाम में कम्पीट कर पाएगा उन बच्चों के साथ जो 6-6 महीने, साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस में है। लेकिन क्या वो अग्निपथ कम्पीट कर योजना में पाएगा? तो आपको आगे पढ़ने के भी चांसेस दिए जा रहे हैं। मैम सभी को पता है कि सेना के अंदर कितना तो पढ़ने का टाइम मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेना के अंदर जो नॉर्मल सैनिक जाते थे उनको 90 दिन की छुट्टी अलॉट की जाती थी, जिससे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोल्जर जो है 45 से 50 दिन की जो छुट्टी है वो उनको प्रोवाइड की जाती थी, बिकॉज सेना में कहीं ना कहीं सोल्जर्स की कमी अभी भी है। और अभी जो अग्निपथ योजना है, अगर आपने उसकी डिटेल पढ़ी हो, केवल और केवल ऑफिशियली साल के अंदर 30 छुट्टियां उनको दी गई हैं। तो मैम 51 तो संडे ही होते हैं, फिर भी इनकी छुट्टियां केवल 30 हैं, तो ये तो ह्यूमैनिटी के उससे भी हमें नहीं लगता कि बिल्कुल जी, सही है। मेरा आखिरी सवाल होगा और मोहित जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी और इस पे मैं ऋतिक जी आपसे भी आपकी राय लूँगी। हाँ जी, सरकार से आपकी क्या माँग है? क्या माँग करते हैं आप सरकार से? मैम सरकार से हमारी केवल यही मांग है कि आप प्लीज एक बार ध्यान से ये चीज सोचिए कि हमारी क्या गलती थी। हम लोग तो सिलेक्टेड बैठे हुए थे, और आप ये देखिए ना कि 1.5 साल तक आपने हमें क्यों रोक के रखा? अगर उस 1.5 साल में आप पहले ही बोल देते कि भाई ऐसे ऐसे हम कुछ प्लान कर रहे हैं, हम इन भर्तियों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप पहली बात तो जनता के टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे थे 1.5 साल से? बिकॉज जितनी भी भर्तियां हुई, लाखों बच्चों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है, कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया वेस्ट हुआ है। हमसे भी उन्होंने फीस भरवाई है। 6 लाख 7 लाख बच्चे अगर फीस भर रहे हैं, 250 रुपये फीस भरी जा रही है, तो वहाँ पे ही पैसा वेस्ट होता है। मेरा जो फेज 1 हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, फेज 2 मेरा अम्बाला एससी पे हुआ था, तो अम्बाला तक जाने का भी हमारा खर्चा लगता है। मेडिकल मेरा जम्मू कश्मीर में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वहाँ का भी पैसा लगता है, रुकने के लिए भी पैसा लगता है। मैम कम से कम भी हमारा पर स्टूडेंट कम से कम भी 20,000 का खर्चा सबका हुआ है। तो हम इतना पैसा किस लिए वेस्ट करवाया गया? अगर उन्हें भर्ती ही नहीं करनी, हमको इन्फॉर्म कर देते, ठीक है, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते कि देश हित के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तो ये ठीक है, हम किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर लेते। अगर हम अग्निपथ में इंटरेस्टेड होते हमारे बीच में से कुछ बच्चे, तो वो अग्निपथ के लिए तैयारी कर लेते। अगर अग्निपथ में इंटरेस्टेड नहीं है, हम किसी और चीज़ की तैयारी कर लेते। बट ये जो धोखे में रखा गया वो गलत किया गया हमारे साथ, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और देश का युवा अगर नुकसान में है तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा है। देश का नुकसान, अगर देश का युवा अगर इस तरह से अंधेरे में भटक रहा है ना,
उसका नुकसान कहीं ना कहीं देश का ही है, बिकॉज हम ही तो देश का फ्यूचर है ना। अगर फ्यूचर ही अंधेरे में होगा फिर क्या होगा। तो मैं सरकार को केवल एक शब्द में इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार जो आपने किया है प्लीज उसको देखो और उसको सुधार लो, अभी भी समय है, उसको सुधार लो। जी जो बिल्कुल पेंडिंग मोहित भर्तियां जी, उनको पूरा कर। मोहित यस जी मैम। आपकी इस पे क्या राय है, आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैम उससे पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहता था कि जो गवर्नमेंट है ना, सरकार कह रही है कि है ना जो अग्निपथ है इनको हम 4 साल स्किल करेंगे, स्किल देंगे 4 साल में। तो मेरा मैम सवाल ये है कि जो नेवी में होता है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में एक है ना पोस्ट होती है ग्रुप सी की, जिसमें है ना हाइजीन वाले, कुक, और इनको है ना रिक्रूट करते हैं। तो मैम इनको भी है ना गवर्नमेंट है ना अग्निवीर के तहत लेना चाह रही है। तो मैं ये जानना उनसे पूछना चाहता हूँ कि 4 साल में सरकार उनको ऐसा क्या है ना सफाई करने में क्या सिखा देगी कि है ना उनको 75% को बाहर कर देगी, और वो है ना बाहर पे जाके मतलब कुक की है ना कुक का है ना वो लेके जाएंगे, स्किल लेके जाएंगे। और दूसरा तो मैम मैम अगर मेरा है स्किल ना सिखानी है सरकार तो स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोलो, स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाओ। सेना कोई स्किल डेवलपमेंट की जगह है क्या? अगर आपको स्किल ही सिखानी है तो आप अलग से कोर्स चालू कर सकते हो। गवर्नमेंट के बहुत सारे कौशल विकास योजना लेकिन काफी चल लेकिन रही मैं है। देखिए आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बिल्कुल आप लोगों ने तैयारियां की है, इतने साल आपने किया है और उसके बाद जो सरकार का रवैया है बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी आपसे देखिए जानना चाहूंगी, क्योंकि सरकार के अलावा जो सेना के उच्च पद अधिकारी हैं, जो कर्नल है, मेजर है, जनरल है, लेफ्टिनेंट है, उन सबने मिलकर इस योजना को अनुमति दी है, तो कोई तो नहीं दी कारण मैम, होगा ना? नहीं। जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, जैसे मेजर जनरल यश मोर कह लें या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दोहन कह लें, सब लोग इस चीज के जो नुकसान है वो दिखा रहे हैं। जो राष्ट्रीय राइफल्स के भी जो वेटरन्स हैं वो भी इस चीज को लेकिन गलत जो बता रहे हैं। आर्मी में तो इस पैरा वक्त है, जो नहीं मैम, रिटायर जो हो गए पैरा हैं, मैं उनकी अभी बात नहीं मैम कर रही, देखिए, लेकिन जो अभी है वो तो इसके फेवर जो में है। अभी है ना मैम, अभी जो पद पर हैं उनके ऊपर आपको भी पता है कि जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका कितना प्रेशर होता है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आर्मी के अंदर या डिफेंस के अंदर एक अनसेड रूल होता है कि आप कभी भी डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये अनसेड रूल है। आज तक किसी ने भी पद पे रहते हुए आर्मी के या डिफेंस के खिलाफ नहीं बोला होगा। मैम एक चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, जो हमारे नरवणे साहब थे, जो हमारे आर्मी के चीफ थे इससे पहले, उन्होंने एक बार भी अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट नहीं किया। जो हमारे भदौरिया साहब थे, उन्होंने भी एक बयान उनकी तरफ से नहीं आया जहाँ पे उन्होंने अग्निपथ को सपोर्ट किया हो। वो तो चीफ थे ना एयरफोर्स और आर्मी के, तो उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैम हमारी मांग सरकार से यही है कि हमारी जो भर्ती थी उसको है ना कंप्लीट कराएं, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात यही है, जब सेम पोस्ट है मैम, सेम बच्चे हैं, जो आज उनको बच्चे मिल रहे हैं वो 4 साल बाद मिलेंगे। और जहां तक स्किल की बात है मैम, जब तक है ना कोई बच्चा परमानेंट नहीं होता उन्हें है ना ये ट्रेड ट्रेनिंग दे नहीं सकते। ट्रेड ट्रेनिंग में मैम इसमें वो आते हैं जो एरोप्लेन को रिपेयर करते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, इनको मैम 6 मंथ में 3 महीने जिसमें बेसिक होगी और 3 महीने ट्रेड में क्या सीख लेगा। जो पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो 22 महीने की होती थी मैम, 22 महीने में किस ट्रेड अलॉट होती थी, फिर उसको सारी चीजें सिखाई जाती थी। कम से कम उसको बनाने में एक जो सोल्जर होता था टेक्निकल वाला, उसको कम से कम 7 से 8 साल लगते थे किसी चीज को सीखने के लिए। तो मैम जी यही बिल्कुल। हमारी उससे सरकार से ना मांग है कि आपको हमारा मैम कि राफेल जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स हैं उनको भी हैंडल करना सीखना है कि उसके अंदर कैसे रिपेयरिंग और कैसे उनका टेक्निकल काम होना है। साथ में उनको फायरिंग भी सीखनी है, उनको एक सोल्जर की ट्रेनिंग भी लेनी है, उनको अपने आप को डिसिप्लिन भी करना है सिविल लाइफ से। वो सब कुछ सारा मैटर केवल 6 महीने में कैसे कर लेगा कोई? इससे तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक सोल्जर का जो एक लेवल है, इंटीग्रिटी, वो कॉम्प्रोमाइज की जाएगी एक तरह से। जहाँ सोल्जर की जो क्वालिटी है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर सोल्जर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है तो कहीं ना कहीं सेना की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा तुरंत उठ जाता है। जी हमारे जो बिल्कुल। फौज है वही हमारा अभिमान था, और अगर वही कमजोर हो जाएगी तो मैम फिर क्या बचेगा हमारे देश में। मैम यहाँ पे एक मुद्दा और है, आर्मी की भी भर्तियां बहुत सारी पेंडिंग थी। जो जैसे हमारे साथ के भाई जो तैयारी करते हैं, उन्होंने भी आर्मी का प्रोसेस कैसे होता है कि सबसे पहले रनिंग होती है, फिजिकल करवाया जाता है, उसके बाद जो रनिंग में क्लियर करते हैं बच्चे, उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल के बाद कैटेगरीज होती है मैम बहुत सारी। मेडिकल क्लियर करने के बाद कुछ बच्चे होते हैं जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं 3 साल, तो उनको एग्जाम से एग्जाम्प्ट किया जाता है। वहीं पे कुछ बच्चे जो रिलेशन भर्ती के होते हैं वो होते हैं। वहीं पे कुछ बच्चे जो बैकग्राउंड उनका अलग होता है वो होते हैं, जैसे मेडिकल बैकग्राउंड वाले होते हैं जो नर्सिंग असिस्टेंट के होते हैं।
तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे थे जिनका एग्जाम होना था यहाँ पे। पूरी भर्तियां हुई मैम, फिजिकल क्वालिफाई करवाया गया बच्चों से, मेडिकल क्वालिफाई करवाया गया, उनको एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड दिए गए। फिर जब एग्जाम की डेट आई, उस एडमिट कार्ड को कैंसिल कर दिया गया, बोला गया डिलेड है। फिर से एडमिट कार्ड जारी किए गए, फिर से कोरोना की वजह से एग्जाम को डिले कर दिया गया। मैम 3 से 4 बार ऐसे एडमिट कार्ड रिलीज किए गए और आज की डेट तक उनका एग्जाम तक नहीं हो पाया है। और जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जिनका एग्जाम अभी होना है, उनकी संख्या मैम 1,20,000 से भी ज्यादा है आर्मी के अंदर मैम, आर्मी की जो भर्तियां हैं। दूसरी बात मैम, एक बहुत ही गंभीर समस्या एक ये है कि जो अग्निपथ लॉन्च की गई है उसके अंदर मैम आपने ध्यान दिया होगा कि 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया बच्चों को, उन बच्चों को जिनकी भर्तियां पिछले 2 साल में नहीं हो पाई थी आर्मी के लिए। 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। मैम मैं बताना चाहूंगा 3 कैटेगरीज आर्मी के अंदर होती हैं। एक जीडी की भर्ती होती है, एक क्लर्क लेवल की होती है, एक होती है ट्रेड्समैन की। जिसके अंदर जीडी की भर्ती होती है उसके अंदर 21 साल की उम्र अपर एज लिमिट होती है और क्लर्क और ट्रेड्समैन में अपर लिमिट होती है 23 साल के लिए। यहाँ पे अग्निपथ के लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई केवल और केवल जीडी के बच्चों के लिए, 21 साल से 23 साल अपर लिमिट कर दी। मैम ये बताइए, जो बच्चा पहले से भर्ती दे चुका है और भर्ती देने के बाद 2 साल वेट कर चुका है, तो उसकी उम्र तो 23 साल से ऊपर हो गई ऑटोमेटिकली। कोई बच्चा 23.5 साल का हो गया, कोई 24 साल का हो गया, लेकिन उनको तो आपने रिलैक्सेशन दिया ही नहीं। वो बच्चे चाह कर भी कैसे अग्निपथ में पार्टिसिपेट करेंगे? अगर मान लो मैं हूँ, मेरी उम्र जैसे इस टाइम पे 23 साल है, मैं चाह कर भी उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता अग्निपथ के अंदर। तो ये तो ऑटोमेटिकली अग्निपथ का सपोर्ट करते करते भी विरोध हो गया मैम। हमको तो आपने मौका ही नहीं दिया ना अग्निपथ में बैठने का। तो एक मैटर ये भी है मैम आर्मी का। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लियर करके बैठे हुए थे उनको उनको किस लिए कैंसिल किया गया उनकी भर्तियों को? यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती एक ट्रेड है मैम। यहाँ पे जो बायो वाले बच्चे होते हैं 12th के अंदर, आर्मी के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती होती है, जो मतलब चिकित्सा वगैरह देखता है पोलियो की। तो वो अग्निपथ के अंडर नहीं है, वो परमानेंट कैटेगरी के अंदर है। यहाँ पे अग्निपथ योजना जब लॉन्च की गई थी तब भी बताया गया था कि मेडिकल कैटेगरी है वो अभी भी परमानेंट रहेगी, बिकॉज मेडिकल में एक्सपीरियंस मैटर करता है मैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मेडिकल को परमानेंट रखा गया। लेकिन फिर भी जो बच्चे फरवरी 2022 में भी सेलेक्टेड थे, उनकी भर्ती क्यों कैंसिल की गई? इसका भी कोई जवाब अब तक नहीं आया। ना ही उन बच्चों को रिलैक्सेशन दिया गया जिसमें। तो ये चीजें हैं मैम, बहुत गंभीर समस्या है, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज पेंडिंग भर्तियों का मुद्दा मेन है। इस पेंडिंग भर्ती में मैम आर्मी भी इंक्लूडेड है और एयरफोर्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरीके से युवा है वो कितने ज्यादा परेशान है क्योंकि उनका जी मैम। साल जो है वो बर्बाद होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए और हमारे युवाओं की आवाज को सुनना चाहिए बजाय कि दबाने के। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह आप देखते रहिए आशा अंकनाथ।